हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर पॉलिटी सीरीज। आज हम शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक फंडामेंटल राइट्स वी हैव डन। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, इसका नाम है डीपीएसपीज। डीपीएसपीज डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी, ठीक है भाई। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में गिवन है। कहाँ गिवन है? पार्ट 4 में, ठीक है। पार्ट 4 में कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक? आर्टिकल 36 टू 51। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से तक पढ़े? 12 से 35 तक। उसके बाद 36 से शुरू हो जाते हैं डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो पार्ट 4 में दिए हुए हैं फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51, ठीक है। डीपीएसपी मतलब बेसिकली ये जो है ना, ये गाइडलाइंस है स्टेट्स के लिए। क्या है ये? गाइडलाइंस। गाइडलाइंस टू स्टेट, स्टेट यानी गवर्नमेंट, ठीक है। जो बताते हैं कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट कैसे बन सकता है, ठीक है। ये ऐसी ऐसी गाइडलाइंस है कि तुम्हें क्या ध्यान में रखना है वाइल फॉर्मुलेटिंग एनी लॉ और इम्प्लीमेंटिंग एनी लॉ। वे ऐसी गाइडलाइंस, ठीक है। तो कुछ फैक्चुअल बातें, जैसे इनको हमने कहाँ से लिया है? हमने इनको लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और आयरलैंड वालों ने कहाँ से लिया इसको? दे हैव कॉपीड इट फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनको जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ना, इनको बोले नोवेल फीचर्स। किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, अम्बेडकर called them the novel features, ठीक है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बेसिक थोड़ा फैक्चुअल बातें यही थी। एक चीज और देख लो कि क्या बी आर अम्बेडकर ने इसको नोवेल फीचर बोला है, और ग्रैनविल ऑस्टिन ने, ग्रैनविल ऑस्टिन एक जो ये थे अपने पॉलिटिकल स्कॉलर थे, इन्होंने बोला है इसको इसको फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी अगर हम एक साथ देखते हैं तो इन दोनों को मिलाकर बनती है कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है भाई। ये हो गया। तो बेसिकली ये देश, ये जो है ना, ये फंडामेंटल राइट, ये डीपीएसपी, ये बेसिकली सोशो इकोनॉमिक जस्टिस के सपने को, देश का जो सोशो इकोनॉमिक का जस्टिस का जो सपना है उसको पूरा करने का रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। ये गाइडलाइंस है किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो अभी हमें इनको पढ़ना कैसे है? ये इंट्रोडक्शन होगा, कुछ फैक्चुअल बातें होगी। अभी हमें इनको कैसे पढ़ना है? अभी हमें इनको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपीज। But before moving on to the classification, I want you to know little bit features of DPSPs। जैसे कि नॉन जस्टिसिएबल है। क्या है ये? नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट, अगर और नॉन एनफोर्सिएबल है, ठीक है। दूसरा, ये जो है ना, ये रिजेंबल्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिखे हुए थे, ठीक है। उसके जैसे ही मतलब ये, ओके। तो क्लासिफिकेशन देखने से पहले हमने देखा कि ये नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन एनफोर्सिएबल है, और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिजेंबल करते हैं। और इसके बाद दे आर द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बेसिकली दे आर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट इन लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव मैटर में, एग्जीक्यूटिव मैटर में और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में इंस्ट्रक्शंस है बेसिकली ये, ठीक है। तो ये 36 से शुरू हो रहे हैं और 51 तक जा रहे हैं। तो पहले दो आर्टिकल है, आर्टिकल 36, ये कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन ये कुछ बातें बता रहे हैं, इंपोर्टेंट क्या बातें बता रहे हैं। आर्टिकल 36 में वही है जो आर्टिकल 12 में था। आर्टिकल 12 में क्या था? आर्टिकल 12 में था डेफिनेशन ऑफ स्टेट, मतलब अगर ये स्टेट के लिए गाइडलाइंस है तो स्टेट की डेफिनेशन है क्या है? ये सेम है जो आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन है, सेम है आर्टिकल 12 जो हमने फंडामेंटल राइट्स में डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। कि इसके अंदर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आ जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ जाती है, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स वगैरह सब आ जाते हैं, लोकल अथॉरिटीज वगैरह, ठीक है। और आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपीज आर फंडामेंटल, डीपीएसपीज आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री, ठीक है। फंडामेंटल इन गवर्नेंस, ये दो आर्टिकल देख लिया। इसके बाद में हम इनको डायरेक्टली ऐसे आर्टिकल वाइज देखेंगे, जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स को देखा था कि पहले 12 देखा, फिर 13, फिर 14, फिर 15। अभी हम इनको कैसे देखेंगे? हम इनको क्लासिफाई किया हुआ है इनको, ये प्रोविजन क्लासिफिकेशन का कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, बल्कि ये कहाँ, ये इसको किसने क्लासिफाई किया है? जो स्कॉलर्स है उन्होंने क्लासिफाई किया है कि ये हम बेसिकली जो सारी डीपीएसपीज है ना, उन डीपीएसपीज को 3 भाग में क्लासिफाई किया है स्कॉलर्स ने। Nowhere defined in the constitution, nowhere, no provision is there in the constitution for the classification of DPSP, no provision in constitution कि ऐसे, लेकिन इसको स्कॉलर्स ने क्लासिफाई किया है, ठीक है।
तो बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कौन-कौन सी? लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है, रादर पॉलिटिकल स्कॉलर्स हैव क्लासिफाइड इट एंड इट हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम इन क्वेश्चंस। क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? तो बेस्ड ऑन द कंटेंट एंड डायरेक्शन डीपीएसपी को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, क्या किया गया है, जैसे सोशलिस्ट डीपीएसपीज, और दूसरा गांधीयन डीपीएसपीज, एंड थर्ड वन इज लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है? तो सोशलिस्ट डीपीएसपी जो समाजवाद की जो प्रिंसिपल्स है उनको जो फॉलो करती है डीपीएसपी, उसको सोशलिस्ट के अंदर डाला गया है। जो गांधी के जो गांधीवाद से जो प्रेरित हैं जो डीपीएसपी, उनको गांधीयन डीपीएसपी के अंदर डाला गया है, और जो लिबरल जो वेस्ट की थिंकिंग से जो प्रभावित है उनको लिबरल लिटरेचर के अंदर डाला गया है, ठीक है? आज हम डिटेल में गांधीयन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मतलब बेसिकली डायरेक्टली कोई ऐसा नहीं कि आर्टिकल 36, 37, 38 ऐसा कुछ नहीं है डायरेक्ट, ये बीच बीच में से ऐसा कहीं कि आर्टिकल 40 गांधीयन के अंदर आता है, आर्टिकल 43 गांधीयन के अंदर आता है, ऐसा ऐसी क्लासिफिकेशन की हुई है, ठीक है? तो ऐसे देखेंगे आज हम क्लास ये गांधीयन प्रिंसिपल को हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो गांधीयन प्रिंसिपल्स कौन से हैं? जो गांधीवाद से प्रेरित डीपीएसपी है, ठीक है? गांधीवाद की फिलोसफिकल बेस है। गांधीवाद की कौन सी फिलोसफी थी? ग्राम स्वराज की जो फिलोसफी है, या सर्वोदय की जो फिलोसफी है, ग्राम स्वराज और सर्वोदय, ठीक है भाई? इस फिलोसफी के बेस जो है ना, ये मतलब बेसिकली इनका मेन फोकस है विलेज डेवलपमेंट, सेल्फ रिलायंस और एथिकल लिविंग के ऊपर जो जिन डीपी जो फोकस है उनको हम गांधीयन फिलोसफी के अंडर डालते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर सबसे पहला आर्टिकल आता है जो हमें आज पढ़ना है, वो है आर्टिकल 40, आर्टिकल 40, ठीक है भाई? आर्टिकल 40 को आज हम पढ़ेंगे। क्या है इसके अंदर? आर्टिकल 40 टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है? मतलब कि स्टेट को एनकरेज करना चाहिए कि विलेज लेवल पर सेल्फ गवर्निंग बॉडीज बने। इस प्रोविजन को लेटर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है? जिसका नाम था पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज, ठीक है? जब हम पंचायती राज पढ़ेंगे डिटेल में, पार्ट 9 के अंदर है। अभी कहाँ पे? पार्ट 9 में कुछ आर्टिकल्स ऐड हुए थे, आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक, ठीक है ना? तो इसको जब हम पंचायती राज पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस इतना जानो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, इसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ऐड किया गया था, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया था बेसिकली। और एक हमने ऐड किया था शेड्यूल 11, कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ था? शेड्यूल 11, ठीक है भाई? ठीक है। तो स्टेट्स शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, और उनको पावर दी जाए और अथॉरिटी दी जाए एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है? थोड़ा और इसको अच्छे समझें अगर, तो स्टेट को इंश्योर करना है कि जो विलेज पंचायत है ना, वे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो, उनको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया जाए, और उनको पावर और अथॉरिटी दी जाए, पावर एंड अथॉरिटी दी जाए उनको, ठीक है? और तीसरा, ताकि वे सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में काम कर सके, ठीक है? यानी विलेजेस को अपने लोकल मैटर्स खुद मैनेज करने लायक बनाना। समझ आती है अपनी बात? एग्जैक्टली गांधी जी के ग्राम स्वराज के विजन के हिसाब से, ठीक है? तो आर्टिकल 40 हमने देखा कि ये इसमें सेल्फ गवर्नमेंट की बात हुई है विलेज लेवल पर, ठीक है? पंचायत को एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर मिलने चाहिए। विलेज लेवल पर ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात हुई है, ठीक है? तो जिसको हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पंचायती राज सिस्टम के थ्रू इसको हमने इंप्लीमेंट भी किया है, इस वाली पर्टिकुलर डीपीएसपी 40 को, ठीक है? ये बात समझ आती है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट वी हैव टू स्टडी अंडर गांधीयन प्रिंसिपल्स, दैट इज आर्टिकल नंबर 43। विच आर्टिकल? आर्टिकल 43, ठीक है? इट टॉक्स अबाउट प्रमोशन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है? स्टेट को प्रमोट करनी चाहिए, मतलब कि ये कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है? जो घर से जो लोग काम करते हैं ना, जो छोटी छोटी इंडस्ट्री में या विलेज बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती है, घर के बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती है, जिससे रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़े, ठीक है? आर्टिकल 43 एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसका मेन आइडिया है रूरल एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ रिलायंस और विलेज इंडस्ट्रीज, सेल्फ रिलायंस एंड विलेज इंडस्ट्रीज वगैरह, ठीक है भाई? तो अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में देखने की कोशिश करता हूँ, तो स्टेट को इंश्योर करना है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, सपोर्ट करना है, और उनको इंडिविजुअल या कोऑपरेटिव बेसिस पर डेवलप भी करना है। कौन से बेसिस पर? इंडिविजुअल या कोऑपरेटिव बेसिस पर,
कोऑपरेटिव बेसिस पर डेवलप भी करना है। इससे गांव में रोजगार बढ़ता है और इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी आती है। ठीक है, तो ये सरकार को गाइडलाइन है कि इनको किसको प्रमोट करना है, कॉटेज इंडस्ट्रीज को। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। पार्ट 4 के अंदर डीपीएसपी पढ़ रहे हैं। डीपीएसपी के अंदर आज हम कौन से डीपीएसपी पढ़ रहे हैं, गांधीयन डीपीएसपी पढ़ रहे हैं। गांधीयन डीपीएसपी के अंदर हम अभी आर्टिकल 43 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने कौन सा आर्टिकल देखा, इससे पहले हमने आर्टिकल 40 देखा, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात हुई, और इसके अंदर आर्टिकल 43 के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर ली हमने। ठीक है, ये गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ये बात बिल्कुल समझ आती है। स्टेट मस्ट प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री टू एंश्योर रूरल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं अंडर गांधीयन प्रिंसिपल्स, दैट इज आर्टिकल 43 बी, जो लेटर ऑन ऐड किया गया है। मतलब 43 अगर बी दिख रहा है तो इसका मतलब ये कि जब संविधान बना तब ये हमारे संविधान में नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया। कब ऐड किया गया, 2011 में। 2011 में कैसे ऐड किया गया, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2011 में। ठीक है, तब क्या ऐड किया गया था, ये प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये किसकी बात करता है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करते हैं। एक बात ध्यान आनी चाहिए, जब हम आर्टिकल 19 पढ़ रहे थे, आर्टिकल 19 के अंदर वन सब क्लोज सी था, उसके अंदर हमने पढ़ा था फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन, और एक उसमें एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हुआ था 2011 में, क्या था वो, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये भी इसी से ही ऐड हुआ था 2011, ये बता चुका हूं मैं तुम्हें पहले, फंडामेंटल राइट्स जब हमने पढ़ रहे थे। तो आर्टिकल 43 बी डीपीएसपी में ऐड किया गया ताकि इंडिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रेंथन किया जा सके। कौन सा मूवमेंट, कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है, इसका मेन पर्पज है इसका मेन पर्पज है कि स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करे और उनकी फंक्शनिंग ट्रूली डेमोक्रेटिक प्रोफेशनल हो। ठीक है भाई, तो इसके अंदर जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो व्हाट स्टेट हैज टू डू, स्टेट हैज टू एंश्योर द वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और स्टेट हैज टू एंश्योर ऑटोनोमस functioning of DPSP, autonomous functioning of cooperative societies and democratic control and last one is professional management of cooperative societies। ये स्टेट की जिम्मेदारी है इसको इंश्योर करना, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब पीपल ज्वाइन बाय चॉइस, मे ज्वाइन बाय चॉइस। सरकारी इंटरफेरेंस कम, ऑटोनोमस फंक्शनिंग का मतलब है कि सरकार कम से कम इंटरफेयर करे इसमें। प्रॉपर इलेक्शन हो, डेमोक्रेटिक कंट्रोल का मतलब ये है कि प्रॉपर इलेक्शन होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब लीडरशिप शुड बी ट्रेंड। ठीक है, तो यानी स्टेट शुड एनकरेज स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एंड मेंबर ड्रिवन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंडिया के रूरल इकोनॉमी, क्रेडिट सिस्टम, एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग या हाउसिंग या माइक्रो इंडस्ट्रीज का बैकबोन है, हमें ये बात पता होनी चाहिए। ये प्रोविजन उन्हें ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और एफिशिएंट बनाने का कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेक्टेशन रखता है। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया है। पहले भी थी कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन कब मिला है, 2011 में थ्रू 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल दैट वी हैव टू स्टडी अंडर दिस गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दैट इज आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 के अंदर क्या कहा गया है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ प्रमोशन ऑफ educational and economic interest किसके, of SCs, STs and weaker sections of the society, ठीक है, मतलब स्टेट इनके SCs, STs और जो भी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और उन्हें सोशल इंजस्टिस से बचाए। ठीक है, मतलब कि इसमें बात हुई है कि एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की SCs, STs के। ठीक है, मतलब आर्टिकल 46 स्टेट को डायरेक्शन देता है कि वो SCs, STs और सोसाइटी के वीकर सेक्शंस के लिए एजुकेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के स्पेशल प्रोटेक्शन दे सकता है। एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए स्पेशल प्रोविजन भी बना सकता है, उनको प्रोटेक्शन भी दे सकता है, और उन्हें सोशल इंजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से भी बचा सकता है। समझ आती है बात। ठीक है, मतलब उन्हें पढ़ाई लिखाई में इक्वल स्टेटस मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। ठीक है, और उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, उनके हिसाब से उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव, अत्याचार या कोई भी सोशल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। ये कौन इंश्योर करेगा, ये सरकार इंश्योर करेगी अंडर विच डीपीएसपी, अंडर डीपीएसपी 46। ठीक है, इसके लिए इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे रिजर्वेशन आए एजुकेशन के केस में, SC ST के नाम पे। ठीक है ना, वो उसका जो यहीं से उसका वो मिलता है। ठीक है, रिजर्वेशन इन एजुकेशन हो गया, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हो गए बहुत सारे, हॉस्टल या कोचिंग सपोर्ट भी दे सकता है, और सफाई वर्कर या लेबर के वेलफेयर के लिए जो लॉज आए हैं वो भी आर्टिकल 46 से ही आए हैं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो ये प्रोटेक्ट एंड प्रमोट SCs, STs एंड वीकर सेक्शंस एजुकेशनली, इकोनॉमिकली एंड सोशली। ठीक है, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली एंड सोशली। ठीक है, तो ये सोशलिस्ट और गांधीयन दोनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। तो एक समझ लो ये होगा कि एक डीपीएसपी गांधीयन भी हो सकती है, साथ साथ सोशलिस्ट भी हो सकती है।
ठीक है, तो अभी नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 टॉक्स अबाउट द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्लस टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ठीक है भाई, मतलब ये ड्यूटी ऑफ स्टेट इसे कहता है कि लोगों के न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाओ, न्यूट्रिशन लेवल अच्छा करो लोगों का, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर उठाओ थोड़ा सा। ठीक है, उसका पब्लिक हेल्थ का मतलब जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए। साथ ही आर्टिकल 47 स्टेट को एनकरेज करता है कि जो एक और है इसके अंदर, जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स है ना, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जैसे शराब वगैरह, इसको भी या तो रिड्यूस करे या तो बैन करे। ठीक है, प्रोहिबिट करे या फिर रिड्यूस करे, एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पज, मतलब मेडिसिन में जो यूज होती है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स वहाँ पे अलाउड हो सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इससे इंश्योर करना है कि लोगों का प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले लोगों को, उनका हेल्थ केयर भी बेटर हो, उनका लिविंग कंडीशन भी बेटर हो, और साथ साथ उनको जो ये नशा है ना, ड्रग्स एल्कोहल वगैरह जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं उनको कंट्रोल करे या बैन करे, या उसके लिए कोई मेजर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी को जैसे लेवल ऑफ न्यूट्रिशन के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया है, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जो ये बहुत सारे एक्ट आए हैं, और हेल्थ केयर के लिए जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है। ठीक है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को बैन किया गया जैसे बिहार में और गुजरात में एंड बिहार में। ठीक है, तो ये आर्टिकल ही उनका बेस है। ठीक है, तो ये अपना ये आर्टिकल 47 खत्म होता है। फिर अब चलते हैं आर्टिकल 48 पे, लास्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन द स्टैंडर्ड, ऑन द साइंटिफिक स्टैंडर्ड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन साइंटिफिक लाइन्स। और ये सब जितनी भी डीपीएसपी है ये जस्टिसेबल नहीं है, मतलब सरकार के ऊपर मोरल ऑब्लिगेशन है, सिर्फ सरकार चाहे तो इनको फॉलो करे, नहीं चाहे तो नहीं। उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते कि हम एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री साइंटिफिक लाइन्स पे नहीं है तो तुम चलो कोर्ट चलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज़ और है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो मिल्चिंग जो एनिमल्स होते हैं जैसे काउज, उनकी प्रोटेक्शन करना, उनका जो ये अपना स्लॉटर है उसको बैन करना, काउज वगैरह के, और जो ड्रॉट कैटल्स होते हैं ना, ड्रॉट कैटल्स, उनको क्या करना है, उनका स्लॉटर बैन करना है। कहाँ लिखा हुआ है सब कि एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री को कैसे रखना है, साइंटिफिक लाइन्स पे अरेंज करना है, और ये काउज या मिल्चिंग एनिमल्स या ड्रॉट कैटल्स इसका स्लॉटर को बैन करना है आर्टिकल 48 के अंदर। ठीक है भाई, तो ये डीपीएसपी एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल और साइंटिफिक बनाने पर फोकस करता है। ठीक है, साथ ही कैटल प्रोटेक्शन का पर भी एम्फसाइज करता है। ठीक है, मतलब कि जो खेती बाड़ी है वो साइंटिफिक लाइन्स पर या मॉडर्न टेक्निक्स पर चले, जैसे HYV सीड्स या इरिगेशन टेक्नोलॉजी या क्रॉप रोटेशन या सॉइल कंजर्वेशन की जो भी बात करता है। ठीक है, उसके बाद जो पशुपालन है ना, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या, पशुपालन वगैरह भी साइंटिफिक बेसिस पर होना चाहिए, और काउज और वर्किंग कैटल्स की प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। ये कहाँ पे, आर्टिकल 48 के अंदर। ठीक है, तो आज बस ये जो गांधीयन डीपीएसपी थी यही खत्म होती है। तो हमने गांधीयन डीपीएसपी के अंदर हमने क्या क्या देखा, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लो। ये हो गई गांधीयन डीपीएसपी। गांधीयन डीपीएसपी जो है ये बेस्ड ऑन द गांधीयन फिलोसफी। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले देखा आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 देखा। आर्टिकल 40 के अंदर क्या देखा हमने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात करी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात आएगी तो फिर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दिमाग में आएगा। ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था। ठीक है, आर्टिकल 43 आता है फिर दूसरा। आर्टिकल 43 के अंदर हमने देखा कि प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री देखा, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना है सरकार को। फिर एक आर्टिकल और एक और आर्टिकल हमने देखा, आर्टिकल 43B। 43B के अंदर हमने देखा कि प्रमोशन ऑफ ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैसे कि उनकी फंक्शनिंग ऑटोनोमस होनी चाहिए, उनकी फॉर्मेशन वॉलेंट्री होनी चाहिए, वॉलेंट्री फॉर्मेशन और ऑटोनोमस फंक्शनिंग देखी, और डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए उसमें, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल। ठीक है, ये आर्टिकल 43B देख लिया हमने। इसके बाद हमने देखा आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 के अंदर हमने क्या देखा, प्रमोशन या प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द एससीज और एसटीज के जो इंटरेस्ट है, या कोई भी सेक्शन के जो इंटरेस्ट है उसकी प्रोटेक्शन कहाँ करनी है, अंडर आर्टिकल 46। ठीक है, फिर हमने देखा आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में ये लेवल ऑफ न्यूट्रिशन या रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन या फिर पब्लिक हेल्थ की जो बात हुई है, प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स की बात हुई है आर्टिकल 47 के अंदर। ठीक है, फिर हमने देखा आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 के अंदर हमने एनिमल हस्बेंड्री और जो एग्रीकल्चर है उसको, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री इनको कैसे साइंटिफिक लाइन्स पे अरेंज करना है, और दूसरा मिल्चिंग एनिमल्स या काउज वगैरह जो है इनका स्लॉटर बैन करना है। ठीक है, ये सब हमने आज गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर हमने आज पढ़ा है।
एक बारी और रिवाइज कर लो 2 मिनट में कि आर्टिकल 40 देखा, आर्टिकल 40 के अंदर अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत हो गया। आर्टिकल 43 देखा हमने, आर्टिकल 43 में कॉटेज इंडस्ट्री की बात हुई, ठीक है। आर्टिकल 43 भी देखा, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हुई। आर्टिकल 46 देखा, एससी एसटीज के इंटरेस्ट की बात हुई। आर्टिकल 47 देखा, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन की बात हुई, बैनिंग ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स की बात हुई। इसके बाद हमने देखा आर्टिकल 48 के अंदर हमने देखा एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को साइंटिफिक लाइंस पर अरेंज करने की बात हुई। ये बात समझ आती है, ठीक है। इसके बाद हम अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके गांधी टीपीएसपी के ऊपर जो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। एक सेकंड, ये क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन देखो कैसे। आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ में डील करता नहीं। एक सेकंड, व्हाट आर्टिकल 40 टॉक्स अबाउट? आर्टिकल 40 टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत यस, सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं, प्रोटेक्शन मॉन्यूमेंट्स नहीं। आर्टिकल 40 का पता चल गया हमने देखा। आर्टिकल 40 बिलोंग्स टू विच पार्ट? पार्ट 4 पढ़ा हमने आज ही, ठीक है। आर्टिकल 40 इज बेस्ड ऑन विच आइडियोलॉजी? गांधीयन आइडियोलॉजी। बेसिक सी बातें। आर्टिकल 40 इंस्पायर्ड विच लेटर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म? कौन सा? 73rd। कब हुआ था? 1992 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद द कॉन्सेप्ट इंक्रेज बाय द आर्टिकल 40 इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं, जुडिशियली भी नहीं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात हुई है आर्टिकल 40 के अंदर। इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं, ठीक है भाई। इसके बाद हम देख लेते हैं आर्टिकल 43 बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? आज ही पढ़ी, गांधीयन कैटेगरी में फॉल करता है। इसके बाद आर्टिकल 43 वैसे है क्या? टॉक्स अबाउट व्हाट? टॉक्स अबाउट ये प्रमोशन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। व्हाट डज इट प्रमोट? कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। आर्टिकल 40 सपोर्ट्स विच इकोनॉमिक मॉडल? नेहरूवियन सोशल अर्बन गांधीयन रूरल इकोनॉमी की बात करता है, कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रहा है तो, ठीक है। आर्टिकल 43 प्रमोट्स कॉटेज इंडस्ट्री ऑन गवर्नमेंट बेसिस नहीं, प्राइवेट बेसिस नहीं, ऑन इंडिविजुअल या कोऑपरेटिव बेसिस, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद आर्टिकल 43 इज इन विच पार्ट? पार्ट 4, ये हमें पता है। आर्टिकल 43 बी वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट? 97th। कब? 2011 में। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो ऐड किया था। ये आर्टिकल 43 बी रिलेट्स टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है भाई। The following नोट द फीचर, नोट द फीचर, नोट पूछा भाई, नोट द फीचर अंडर आर्टिकल 43 बी। वॉलंटरी फॉर्मेशन है, ऑटोनोमस फंक्शनिंग है, जुडिशियल कंट्रोल नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, ठीक है भाई। एक और प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए, डेमोक्रेटिक एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात हुई है। ये जुडिशियल कंट्रोल की नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो नोट ही पूछा था, दिस विल बी द आंसर। आर्टिकल 43 बिलोंग्स टू फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है भाई। आर्टिकल 43 एम्स टू स्ट्रेंथन ब्यूरोक्रेसी नहीं, कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात करा है, कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने की बात हुई है। प्राइवेट कोऑपरेशन नहीं, अर्बन गवर्नेंस नहीं, ठीक है भाई। ऐसे ही हल्के हल्के क्वेश्चन है। आर्टिकल 43 डील्स विद कॉटेज इंडस्ट्रीज नहीं, कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए कौन सा था? आर्टिकल 43 था। एससी के वीकर सेक्शंस के बारे में बात करता है आर्टिकल 46। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, हम कल पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बाद में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। आर्टिकल 46 फोकस ऑन जुडिशियल रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म की बात नहीं करता। फॉरेन रिलेशन नहीं, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एसटी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। The following is not promoted under आर्टिकल 40। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हुई है, सोशल जस्टिस की बात हुई, प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन की बात हुई है, तो इसकी बात नहीं है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। आर्टिकल 47 की बात करें तो आर्टिकल 47 डील्स विद प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव्स नहीं, कोऑपरेटिव्स की प्रमोशन तो भाई आर्टिकल 43 बी में हुई है। 47 क्या करता है? पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात करता है, यस। कॉटेज इंडस्ट्री 43, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत 40, ठीक है ना भाई, समझ आ रही बात। आर्टिकल 47 डायरेक्ट स्टेट टू प्रोहिबिट ऑल मेडिसिन नहीं, सारी मेडिसिन बैन करने की बात करने का। ऑल फूड आइटम्स नहीं, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स क्यों बैन करने की बात कर रहा है आर्टिकल 47 तो, जो इंटॉक्सिकेटिंग जो हार्मफुल ड्रग्स है ना या जो ड्रिंक्स है हार्मफुल, उनको बैन करने की बात हुई आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो इज नॉट द फोकस ऑफ द आर्टिकल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फोकस ऑफ आर्टिकल 47। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का फोकस है, जुडिशियल इंप्रूवमेंट की बात हुई है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस की कोई बात नहीं, पब्लिक हेल्थ की बात हुई है, तो सी विल बी द आंसर। समझ आ रही है। आर्टिकल 48 डील्स विद पब्लिक हेल्थ की बात करता है आर्टिकल 48 नहीं, साइंटिफिक एग्रीकल्चर एंड कैटल प्रोटेक्शन की बात करता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज कौन सा आर्टिकल था? 43, याद कर लो, इंटरनेशनल पेज कल को पढ़ेंगे। आर्टिकल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ आर्टिकल 48। काउ प्रोटेक्शन की बात हुई है, साइंटिफिक फार्मर की बात हुई है, साइंटिफिक एनिमल हस्बेंड्री की बात हुई है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन नहीं, यहाँ पर कोई बात नहीं है आज 48 में। आर्टिकल 48 रिफ्लेक्ट्स ओनली लिबरल प्रिंसिपल नहीं, ओनली गांधीयन प्रिंसिपल नहीं, गांधीयन और सोशलिस्ट प्रिंसिपल की बात करता है, ठीक है ना भाई। आर्टिकल 48 टॉक्स अबाउट गांधीयन एंड सोशलिस्ट प्रिंसिपल। काउ स्लॉटर प्रोहिबिशन इन इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनली लिंक्ड टू, काउ स्लॉटर प्रोहिबिशन इज इन इंडिया, काउ के स्लॉटर के बैन की बात कहाँ पर हुई? आर्टिकल 48 में हुई है, जहाँ एनिमल हस्बेंड्री और उसकी साइंटिफिक लाइंस पे अरेंज करने की बात हुई थी। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।